नाउ नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द एंटी फंगल एजेंट्स। तो इस चैप्टर में हम जितने भी हमारी फंगल इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ करेंगे, कौन कौन से एजेंट का यूज़ करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब फंगल इन्फेक्शन सबको पता ही है, स्किन रैशेज़ वगैरह, देन बम्प्स वगैरह आ जाते हैं, रेडनेस वगैरह वो सब। और इसके एग्जांपल की बात करें तो कैंडिडियासिस या फिर कोई वजाइनल इन्फेक्शन हो जाती है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन स्किन पर हो जाती है। तो अब एंटी फंगल एजेंट्स में मेरा टाइम वेस्ट किए हुए चलते इसकी क्लासिफिकेशन पे। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स और दूसरे पढ़ेंगे सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स है, शुरुआत करते हैं वहाँ से। इसमें हमारे पास दो तरह के, एक तो हमारे पास पोलिन्स, जिसमें हमारे पास 3 ड्रग्स हैं, बट उनके हमें स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और उनके स्ट्रक्चर थोड़े से बड़े हैं, ड्रग सिलेबस में तो हैं पर वो ज़्यादा बड़े हैं। और दूसरे हैं हमारे पास बेंजोफिरान्स साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स, इसमें हमारा एक ही ड्रग आएगा। अब जो पोलिन्स में है, इसमें हमारे पास 3 ड्रग हैं। एक है हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी, जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली, निस्टैटिन एंड नाटामाइसिन। तो अब ये तीनों पोलिन एंटीबायोटिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स हैं, पोलिन्स के अंदर आएंगे। तो तीनों का मैकेनिज्म एक्शन सेम है, तो सीधा इसके मैकेनिज्म एक्शन पे आ जाते हैं। तो ये पोलिन्स जो है वो डायरेक्टली जाते हैं सेल वॉल पे पोर क्रिएट करते हैं। जो फंगल की सेल वॉल होती है ना, वो बनी होती है एर्गोस्टिरोल से। किससे बनी होती है? एर्गोस्टिरोल। वो पता है फैक्टन वगैरह से बनी होती है, बस यहाँ पे याद ना एर्गोस्टिरोल। तो अब ये एर्गोस्टिरोल में पोर क्रिएट करेंगे। क्रिएट, अब ये तीनों जितने भी हमारे पोलिन्स हैं वो करते हैं क्रिएट एक्वस आर्टिफिशियल पोर्स या फिर पोरिन्स। अब पोर्स अगर क्रिएट हो जाएंगे सेल वॉल में, जैसे मैंने मान ली ये मेरी सेल वॉल है, तो अगर उसमें जगह ज़्यादा हो जाएगी तो जो अंदर के आयंस है वो बाहर हो जाएंगे, लीकेज हो जाएगी आयंस की, ठीक है। पोर क्रिएट हो गए, तो जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर आयंस की लीकेज हो जाती है। जब लीकेज हो जाएगी तो हमारा जो फंगस है वो सर्वाइव नहीं कर जा सकता, उसका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो लीकेज ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर आयंस। बस इतना याद रखना, अगर वो पूछ लेता है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो उसमें सबसे पहला आएगा पोलिन्स और दूसरा आएगा बेंजोफिरान साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स। पोलिन्स में हमारे पास 3 है, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन और नेटामाइसिन, जिसके स्ट्रक्चर थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो वो हम नहीं बनाएंगे। उसके से मैकेनिज्म एक्शन पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है पोलिन्स का? जो फंगाई की सेल वॉल है किससे बनी हुई है? एर्गोस्टिरोल से। तो अब ये क्या करते हैं, ये तीनों क्रिएट करते हैं बड़े बड़े पोर्स, एक्वस पोरिन्स क्रिएट कर पोर क्रिएट कर देते हैं। जिस जो पोर क्रिएट होने की वजह से हमारा जो इंटरसेलर आयंस है या फिर जो भी हमारा मटेरियल है अंदर वो सब लीक हो जाता है। वो लीक हो जाएगा तो फंगस मर जाएगा, ठीक है। तो फंगस डाइज इस वजह से, तो कॉज डेथ ऑफ द फंगस, इसकी वजह से डेथ हो जाएगी। बस इतना याद रखना है। दूसरे मैंने बोले बेंजोफ्यूरान साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स। तो इसमें हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर है, ग्रेसियोफुल्विन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये।
अब ग्लिसरोफुलिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। अब जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो माइक्रोट्यूब्यूल ही नहीं बनेगी तो सेल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। सेल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा तो सेल मर जाएगा। मतलब कि ये इनडायरेक्टली सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं बने जाएगा, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से फंगस को हम ट्रीट करते हैं। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर है ग्लिसरोफुलिन का हमारे सिलेबस में। तो वी हैव वन बेंजीन रिंग, यहाँ पे हमें ओ बोध लगाना है। पहले तो बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन के साथ जुड़ा होगा हमारे पास ऑक्साजोल। ऑक्साजोल के साथ डायरेक्टली यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, डायरेक्टली एक और रिंग जुड़ी हुई है, साइक्लोहेक्सेन। ये वाली रिंग 2 कार्बन से जुड़ी हुई थी, ये वाली 1 कार्बन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ओ लगाने हैं। कितने ओ लगाने हैं? जितने लगा दो। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OCH3, यहाँ पे भी आएगा OCH3, यहाँ पे तो ओ लगाया ही था, यहाँ पे भी आएगा OCH3 और एक यहाँ पे आ जाएगा मेरा CH3। ठीक है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो बहुत लगाना जितने लगा सको। यहाँ पे आ जाएगा मेरा डबल बॉन्ड, इस रिंग में एक ही आएगा, ये तो एरोमेटिक है, ये हाई बेंजीन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरोफुलिन। बस यहाँ पे जिस तरीके से CH3 है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाता है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बार देख लेना। एक बेंजीन रिंग, उसके साथ ऑक्साजोलिडीन रिंग, उसके बाद एक और साइक्लोहेक्सेन रिंग, उसमें एक डबल बॉन्ड आएगा और फिर बच जाएंगे ओ लगाना। तो OCH3 OCH3 OS OCH3 डबल बॉन्ड ऑफ CH3Cl। ये ग्लिसरोफुलिन का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे, डेट इज अजोल। अब हमारे एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स हो गए, अब दूसरे हमारे सिंथेटिक एंटीफंगल्स। अब जितने हमारे सिंथेटिक है ना, उसमें हमारे अजोल्स जो हैं, जैसे क्लोट्रीमोक्साजोल, देन फ्लूकोनाजोल, वो हम मेजरली अभी यूज़ करते हैं एट प्रेजेंट। तो वो पढ़ लेते हैं एक बार। अगर एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के बारे में आया तो इन दोनों के बारे में लिखना है। ये ड्रग है, यूसोफुलिन का ये स्ट्रक्चर है, ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है और ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है। और अगर आता है सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, मैकेनिज्म एक्शन और SAR ऑफ अजोल्स, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के बारे में। सो नेक्स्ट जो हमारा मेन पार्ट है जिसमें हम फोकस करना है, डेट इज सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे अजोल्स के बारे में। अजोल्स यानी अज मतलब नाइट्रोजन। अब यहाँ पे 2 तरह के अजोल्स हमें मिलेंगे, एक मिलेगा ट्रायाजोल और एक मिलेगा इमिडाजोल। हमें इमिडाजोल डेरिवेटिव भी मिलेंगे और हमें ट्रायाजोल डेरिवेटिव भी मिलेंगे। अब यहाँ पे जो इमिडाजोल रिंग है सबको पता है, दैट इज फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, और ट्रायाजोल में कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आएगा। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड चाहिए, तो बीच में एक, ठीक है। तो इसमें हम 2 तरह के पढ़ने वाले हैं, इमिडाजोल और ट्रायाजोल। अब अजोल में हमारा मैकेनिज्म एक्शन भी आएगा और इसका SAR भी आएगा। पहले देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म एक्शन, जो कि इजी है। और उसके बाद हमारे पास 2 कंपाउंड और हैं, अलाइलामाइंस और टोलनाफ्टेट। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म एक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम में जिसको कन्वर्ट किया जाता है स्क्वालिन
इपोक्साइड में। फिर ये स्क्वालिन इपोक्साइड कन्वर्ट होता है स्क्वालिन में। देन ये स्क्वालिन कन्वर्ट होता है लेनोस्टिरोल में। बस जैसा मैं रिएक्शन है वैसे ही याद रखना है। और लेनोस्टिरोल लास्ट में कन्वर्ट होता है एर्गोस्टिरोल में। अब होता क्या है ध्यान से देखना। एर्गोस्टिरोल जो है वो हमारा फंगल की सेल वॉल के लिए ज़रूरी है। तो अब हमें थोड़ी चाहिए कि ये बने, हम थोड़ी चाहते हैं कि फंगस अपनी सेल वॉल बनाए और हमें हार्म करे। तो हम क्या करते हैं, हम देते हैं अपने एंटी फंगल एजेंट्स। अब यहाँ पे जो हमारे ओजोल्स हैं वो हमारे इस स्टेप पे एक्ट करते हैं, दैट इज़ वो लेनोस्टिरोल को एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, तो वो इस पर स्टेप को इनहिबिट करेंगे, यानी जो हमारे ओजोल्स हैं, ठीक है, क्लोट्रीमोक्साजोल, फ्लूकोनाजोल वगैरह वगैरह जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अजोल का तो ये है। उसके बाद स्क्वालिन इपोक्साइड जब स्क्वालिन में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस भी इनहिबिट होता है बाय अलाइलमाइंस। अलाइलमाइन हम आगे पढ़ेंगे, उसका एक ही स्ट्रक्चर है हमारे सिलेबस में। उसका मैकेनिज्म एक्शन ये पे ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है। तो अलाइलमाइंस का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, वो इस स्टेप को इनहिबिट करते हैं। सेम ही उतार देना है, एसिटिल कोएंजाइम, स्क्वालिन इपोक्साइड, स्क्वालिन, लेनोस्टिरोल, एर्गोस्टिरोल। इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो एंजाइम कन्वर्ट करते हैं एर्गोस्टिरोल को। एर्गोस्टिरोल इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंगल सेल वॉल सिंथेसिस। तो जो अजोल्स हैं वो इनहिबिट करते हैं इस स्टेप को, यानी वो लेनोस्टिरोल को एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट ही नहीं होने देते। तो अगर ये स्टेप नहीं हो पाएगा तो हमारी फंगल की सेल वॉल नहीं बन पाएगी। फंगल की सेल वॉल नहीं बनेगी तो कॉजेज डेथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बस यही है इसका मैकेनिज्म एक्शन। अब देख लेते हैं इसका SAR और इसके स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे SAR है फॉर अजोल्स। ये एग्जाम में आता है तो थोड़ा ध्यान से देखना। पहले ही बोल दिया मैंने, इसमें इमिडाजोल रिंग हमें मेन मिलेगी। ट्रायाजोल 2 कंपाउंड में है। तो जितने भी हमारे सिलेबस में कंपाउंड है बस वही पढ़ेंगे, बाहर का कुछ नहीं पढ़ेंगे। SAR के लिए सबसे पहले हमें डालना है CH2 बना दो, ठीक है। CH2N, तब एक हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर एक भी नहीं होगा। जो जुड़ा होगा आगे अजोल से, या तो इमिडाजोल होगा या ट्रायाजोल होगा। तो लेट कंसीडर मैं इमिडाजोल का पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इमिडाजोल बना देता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इमिडाजोल के पीछे ये CH2N है। इस कार्बन पे 3 ग्रुप होंगे, R1, R2 और एक एरोमेटिक। R1, R2 और एक एरोमेटिक। अब बोलते हैं एक एरोमेटिक जो रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन, तो वो बेंजीन जो होगी वो सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए। अगर वो सब्स्टिट्यूटेड है तो डैट बेंजीन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड, यानी उसका अगर सब्स्टिट्यूशन है तो C2 और C4 पे होना चाहिए। और किससे होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन, विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, यानी जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, वो सब। यहाँ पे क्लोरीन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी एक एरोमेटिक रिंग होती है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होती है। तो अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से अटैच हुई, क्लोरीन या फ्लोरीन, तो एक्टिविटी बढ़ती है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। R1 और R2 के बारे में कह रहा है, ये या तो रिंग होने चाहिए, या फिर कोई OH ग्रुप हो सकता है, या कोई ईथर हो सकता है, ठीक है। रिंग, OH, ईथर, तो अगर ये होंगे तो एक्टिविटी बनी रहती है। उसके बाद CH2 1 हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता है, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, जिसे एग्जांपल देखेंगे आगे। उसके बाद जो ट्रायाजोल है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है सिर्फ इसी नाइट्रोजन पे होना चाहिए और कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। नो अदर सब्स्टिट्यूशन इस नाइट्रोजन को छोड़ के, जिस नाइट्रोजन से वो ग्रुप जुड़ा है।
मतलब एक कार्बन है जिसके ऊपर R1 R2 एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, उस कार्बन के आगे CH2 है। अब CH2 एक हो सकता है या एक भी नहीं हो सकता, जैसे क्लोट्रियम ऑक्साजोल में एक भी नहीं है और उसके साथ रिंग जुड़ी हुई है, CH2 से रिंग जुड़ी हुई है। और ये जो एरोमेटिक रिंग है ना, ये भी CH2 के बाद जुड़ेगी। ठीक है, वो बताता हूँ कैसे जुड़ेगी। सॉरी, एरोमेटिक नहीं, यहाँ पे जो इथर लिंकेज है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी एक जो R1 है मेन, जो देखा जाता है इनमें रिंग कैसे होती है, O देन CH2 देन आगे कोई भी रिंग होगी। एरोमेटिक अभी मैं बेंजीन मांग लेता जैसे, उसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये ईथर होगा। ठीक है, तो ये R1 R2 में से कुछ ऐसा हो सकता है या फिर कोई सिंपल रिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी ईथर लिंकेज है। अगर ईथर की बात करेंगे, OH ग्रुप भी हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, सिंपल बेंजीन भी हो सकता है। ठीक है, एरोमेटिक में सिंपल बेंजीन होगी, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, 2 और 4 पे होता है और तो एक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, ये बढ़ सकता है। ओके, अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स। अब ओजोल्स के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा कंजस्टेड करके देखेंगे ताकि डिफरेंस पता चलता रहे साथ साथ में। तो पहले हम 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लोट्रीमोक्साजोल, इकोनाजोल और ब्यूटाकोनाजोल। तब क्लोट्रीमोक्साजोल में सबसे पहले तो सब में यहाँ पे जो CH2 है, ऐसे मान लो एक कार्बन है, उस कार्बन में 3 ग्रुप अटैच होंगे। तो मैंने मान लिया ये यहाँ पर है क्लोट्रीमोक्साजोल, सेंटर में है मेरा इकोनाजोल, लास्ट में मेरा ब्यूटाकोनाजोल। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला था यहाँ पे CH2N होगा, यानी CH2 हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो क्लोट्रीमोक्साजोल में तो नहीं होता है, बाकी सब में होता है, तो इसलिए मैं पहले बना देता हूँ। यहाँ पे है हमारा CH2, यानी CH2 के बाद हमारी रिंग है, ये CH2 के बाद रिंग है और ये सीधी ही रिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरी रिंग बनेगी, ट्रायाजोल जो हमारा अजोल है दैट इज इमिडाजोल, वो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए उसी नाइट्रोजन से, बाकी कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। ठीक है, वो पहले लाइन हो गई डिस्कस। तो इस तरीके से सेम यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे CH2 के बाद है, वो चीज़ याद रखना। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर इतने सिमिलर हैं। अब जो क्लोट्रीमोक्साजोल होता है ना, वहाँ पे जो R1 R2 और एक हमने देखा था एरोमेटिक रिंग। अब जो एरोमेटिक रिंग है, अब इस तरीके से होगा, यहाँ पे जो एरोमेटिक रिंग होगी तीनों में जुड़ी होगी। बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसमें क्या दिक्कत है, सबसे पहला CH2 एक यहाँ पर है, एक CH2 यहाँ पर है, तो इसका नाम है ब्यूटाकोनाजोल। ब्यूटा मतलब 4, ब्यूटेन। तो 1 2 3 4, फिर हमारी रिंग आएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो यानी यहाँ पे 4 कार्बन है बीच में। ठीक है, लेकिन ये सेकंड कार्बन पे ही वो सब्स्टिट्यूशन आएगा R1 R2 वाला। ठीक है, R1 R2 R1 R2। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो हमारा एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग सब में आ गई। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है क्लोट्रीमोक्साजोल पे क्लोरीन का, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ दोनों पोजीशन पे है क्लोरीन का, और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे है क्लोरीन का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये स्ट्रक्चर जो नाम है इसका क्लोट्रीमोक्साजोल, सेकंड वाले का नाम है इकोनाजोल, इकोनाजोल, एंड द लास्ट वन इसका नाम है हमारा ब्यूटाकोनाजोल। अब क्लोट्रीमोक्साजोल इतना स्ट्रक्चर सबका सिमिलर यहाँ है। ठीक है, बस यहाँ पे इस कार्बन में CH2 में N में कोई भी ब्रेक नहीं होता, ब्यूटाकोनाजोल में बस 4 होता है, बाकी सब याद रखना। अब यहाँ पे 2 R1 R2 ग्रुप थे, तो मैंने बोला था रिंग हो सकती है, OH ग्रुप हो सकता है, इथर हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों जो है वो तो बेंजीन है क्लोट्रीमोक्साजोल में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक तो H है, सिंपल एक ही ग्रुप है यहाँ पे मेरा। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है वो इथर है, यानी O के बाद CH2, बिल्कुल ऐसे CH2 के बाद एक रिंग। रिंग कौन सी है, वो जो नीचे लगाई है, बेंजीन, उसके पैरा पोजिशन पे 4 पोजिशन पे क्लोरीन। ठीक है, ब्यूटाकोनाजोल की बात करें तो सेम, ये रिंग यहाँ आई थी, अब ये वाली रिंग वहाँ चली जाएगी।
तो यहाँ पर भी आ जाएगा O, मतलब इसमें भी 2,4 सब्स्टिट्यूशन था, इसमें 4 था, तो इसने क्या किया, ऊपर 4 ले लिया और इसने 2,4 इधर ले लिया। तो बस इस तरीके से याद कर लेना, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे बना देता हूँ। क्लोरीन 4th पोजीशन पे। बस यहाँ पे एक चीज़ आएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आता है, क्योंकि सल्फर के पास भी लोन पेयर है ना, तो ये ईथर जो है वो सल्फर की वजह से बनेगा। ओके, जो भी हमारे पैराजीन स्ट्रक्चर, क्लोट्रीमोक्साजोल, इकोनाजोल और ब्यूटाकोनाजोल, तीनों के तीनों हमारे इमिडाजोल डेरिवेटिव्स हैं। बस यहाँ पे 2,4 पे नहीं है, यहाँ पे दोनों ऑर्थो पे है। ठीक है, तो अगले जीन स्ट्रक्चर है हमारे पास ऑक्सीकोनाजोल, टियोकोनाजोल और म्यूकोनाजोल। तो नेक्स्ट इज इकोनाजोल, यहाँ पे बना देते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीकोनाजोल, लास्ट वन इज टियोकोनाजोल। सबसे पहले कार्बन, कार्बन के बाद सब में क्या था, CH2, देन अजोल। इतना अगर याद हो गया ना तो बस आधा स्ट्रक्चर तो याद हो ही गया है। ये डबल वन, सेम यहाँ पर भी। ठीक है, इतना हो गया सब में। सी के बाद CH2 की एक लाइन थी, वो CH2 एक ही है यहाँ पर, और सब में इमिडाजोल रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर एरोमेटिक रिंग होगी नीचे, तो सब में एरोमेटिक रिंग सेम ही आ रही है, दैट इज बेंजीन, बेंजीन का 2 और 4 पे क्लोरीन है। ठीक है, सेम सब में। सेम यहाँ पर भी 2 और 4 पोजीशन पे क्लोरीन है। ठीक है, अब इस कार्बन पे दो हमारे R1 R2 जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा मिकोनाजोल है उसमें भी एस्टर ही लिंकेज होगी, यानी उसमें भी एस्टर ही होगा, यानी O के बाद CH2, CH2 के बाद बेंजीन, और जो बेंजीन जुड़ा होगा आगे अगेन 2,4 क्लोरीन के साथ। पहले हमने देखा उसमें एक में पैरा पोजीशन पे क्लोरीन था और दूसरे पे यानी उस पे दोनों पे, जैसे कि पहले हमने देखा जो इकोनाजोल था उस पे भी 2,4 पे था, लेकिन उस पे ऊपर पैरा पोजीशन पे था। फिर हमने देखा ब्यूटाकोनाजोल, तो ब्यूटाकोनाजोल पे ऊपर तो था दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, और नीचे सिर्फ एक पैरा पोजीशन पे था। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं मिकोनाजोल, मिकोनाजोल में दोनों पे ऑर्थो पैरा है। तो ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी हमने सिंथेसिस भी पढ़नी है। ठीक है, ये इसकी एस्टर लिंकेज है, और चौथा इस पे H है, यानी इस पे एक ही R ग्रुप है और ये एस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा हमारा ऑक्सीकोनाजोल है, ऑक्सीकोनाजोल में O से याद रखना, यहाँ पे पूरा सेम ही आएगा, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, पहले नाइट्रोजन आएगा फिर आगे ग्रुप वैसा का वैसा रहेगा। तो ये मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड N के बाद सेम O के बाद CH2 के बाद हमारा सेम बेंजीन, बेंजीन के ऑर्थो और पैराबेंजीन पे क्लोरीन। ठीक है, ओजोन का थोड़ा डिफरेंट है, सेम जाएगा तो एस्टर लेकर ही इस तरफ से CH2, लेकिन आगे रिंग चेंज हो जाएगी। रिंग क्या बन जाएगी हमारी यहाँ पे, थायाजोल। तो वी हैव 5 मेंबर रिंग, है, और उस पर एक सब्स्टिट्यूशन भी है क्लोरीन का सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि सेकंड और फोर्थ पढ़ा था हमने। ये हमारी थायाजोल रिंग। ठीक है, तो ये हमारा
टियोकोनाजोल। टीओ से याद रखना टी मतलब थाया, टी से ही थाया, टी से ही टियोकोनाजोल। बस फ़र्क क्या था यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी स्ट्रक्चर सेम था इसका म्यूकोनाजोल के साथ। और बाकी पीछे जो हमने देखे इकोनाजोल एंड ब्यूटाकोनाजोल। ब्यूटाकोनाजोल में आगे हमारे यहाँ पे 2 कार्बन और आ जाते हैं, फिर ये हमारा नीचे अटैच होता है, दैट इज़ एरोमेटिक रिंग। और हमने इकोनाजोल में देखा तो इकोनाजोल में हमारा सिर्फ पैरा पोजीशन पे ही जुड़ा होता है, नीचे बिल्कुल सेम ही होता है। ठीक है, सब नहीं तो कुछ स्ट्रक्चर तो याद होने ही चाहिए। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हो रहा है, कीटोकोनाजोल और टर्कोनाजोल, जो हमारे इमिडाजोल डेरिवेटिव्स हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल का तो नाम भी सुना होगा, हम देते भी हैं डिस्क्रिप्शन में। देन इट्राकोनाजोल, पहले सेम क्या क्या है वही, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, कार्बन के बाद CH2 के बाद हमारी ओजोन रिंग लगी होगी। ठीक है, और नीचे एक एरोमेटिक रिंग लगी होगी, वो भी सबकी सिमिलर ही है, यानी 2,4 डाई क्लोरो। यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, सेम यहाँ पर भी। अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपडेट हुआ, यहाँ क्या, यहाँ पे एस्टर लिंकेज आई है, और एस्टर लिंकेज एक नहीं, दो एस्टर लिंकेज आई हैं। ठीक है, तो इसे मान लिया मैंने, इसका OCH2 और इसका OCH2 दोनों ने मिलके बॉन्ड बना दिया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी OCH2 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 और इसका OCH2 दोनों ने मिलकर बॉडी बना दिया आगे जाकर। ठीक है, और इसके आगे आगे हमारी रिंग लग जाएगी, यानी OCH2 फिर CH2, फिर जो हमारी मेन रिंग होती थी O, जो जुड़ी होती थी आगे मेरी बेंजीन के साथ। O के बाद CH2 था, फिर बेंजीन के साथ जुड़ी हुई थी। यहाँ पे पहले CH2 आ गया, फिर O के साथ जुड़ी हुई है। सेम यहाँ पर भी O से जुड़ गई बेंजीन के साथ, फिर वो बेंजीन आगे जुड़ी हुई है पायराजीन के साथ, यानी N। ठीक है, और वो पायराजीन आगे जुड़ा हुआ है अमाइड के साथ, C+CH3। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम पायराजीन, और ये आगे जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल के साथ। उसको मैं अलग पेन से बना देता हूँ। यहाँ पे लगा होगा हमारा अमाइड ग्रुप CH3, और यहाँ पे जो ग्रुप लगा होगा वो हमारा टर्शरी ठीक है, टर्शरी ग्रुप लगा हुआ है। तो ये होगा हमारा कीटोकोनाजोल, जो हम यूज़ करते हैं एज एंटी फंगल। ये होगा हमारा इट्राकोनाजोल। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायाजोल डेरिवेटिव। उससे पहले यहाँ पर हमने देखा कीटोकोनाजोल का स्ट्रक्चर और टर्कोनाजोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, वो इट्राकोनाजोल गलती से लिख देता, इट्राकोनाजोल आगे है, उसमें हमारे पास ट्रायाजोल रिंग आती है। ठीक है, अब कीटोकोनाजोल और टर्कोनाजोल में सब सिमिलर है, बस यहाँ पे जो ईस्टर लिंकेज होती है, इथर लिंकेज होती है, सॉरी, इथर लिंकेज OCH2 मिलकर आगे एक बॉन्ड बना देंगे, वो CH2 आगे कनेक्ट होगा CH2O, देन वही सिंपल हमारी जो रिंग होती है उस पर क्लोरीन होता था, यहाँ पे सिंपल बेंजीन रिंग है, देन आगे पाइपराजिन रिंग है, सिंपल यहाँ पर भी है। बस यहाँ पे C+CH3, यानी यहाँ पे एसाइल ग्रुप है तो कीटोकोनाजोल, और यहाँ पर टर्शरी कार्बन है CH2 यानी यहाँ पे टर्शरी कार्बन है, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज आइसोप्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल और सेकंड पोजीशन पे 2 प्रोपाइल पे ये जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कीटोकोनाजोल और ये टर्कोनाजोल। अगला देते हैं इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल भी सेम ही है, बस यहाँ पे एक ट्रायाजोल आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले हमने देखा कीटोकोनाजोल और टर्कोनाजोल।
ठीक है, ये इट्राकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल नहीं है। तो अब मैं जो इट्राकोनाजोल का स्ट्रक्चर है वो मैं टर्कोनाजोल को ही कंपैरिजन करके बनाऊंगा। तो सिमिलर है। सबसे पहले तो कार्बन, जो कार्बन जुड़ा हुआ है CH2 के बाद ट्राइazole के साथ। इस बार ये इमिडाजोल के साथ नहीं जुड़ा, इस बार ये ट्राइazole के साथ जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे भी नाइट्रोजन है। ठीक है, और ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो इसने 3 बॉन्ड बना दी, इसने 3 बॉन्ड दी, क्योंकि हमारा ट्राइazole। बाकी यहाँ पर भी सेम, नीचे तो बेंजीन, बेंजीन के 4 पोजीशन पे क्लोरीन। ठीक है, देन यहाँ पर भी ऊपर सेम टू सेम ही आएगा। यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ से निकलेगा मेरा बॉन्ड CH2 जो O के साथ कनेक्ट होगा, और यहाँ पे अब एक लंबी सी चेन बनेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास होगी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग जुड़ेगी पाइपराजीन के साथ, पाइपराजीन अगेन जुड़ेगी बेंजीन के साथ, जगह है ना, हाँ। पाइपराजीन के बाद बेंजीन, बेंजीन के बाद अगेन जुड़ेगी ये ट्राइazole के साथ, यानी ये जिस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगी तो अगेन ट्राइazole बनाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके तो 3 बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन होगा, इसके 3 बॉन्ड हो गए ना, तो ये वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन आगे बॉन्ड बनाना है, तो बस यहाँ पे एक ही बॉन्ड आएगा। ये नाइट्रोजन आगे जुड़ा होगा विथ ब्यूटाइल के साथ, 1 2 3 4 4 कार्बन। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर होगा इट्राकोनाजोल का। तो इट्राकोनाजोल के सिमिलर ही है, बस यहाँ पे एक बेंजीन के बाद अगेन ट्राइazole आया, और यहाँ पे इमिडाजोल की जगह ट्राइazole है। ठीक है, तो दिस इज ट्राइazole डेरिवेटिव और दिस इज इमिडाजोल डेरिवेटिव। लास्ट स्ट्रक्चर जो हमारा एजोल्स के अंदर आएगा डेट इज फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल भी सिमिलर ही है, बस ये जो कार्बन है ये जुड़ा होगा सिमिलर इसकी तरह ही ट्राइazole के साथ, इस तरीके से। देन यहाँ पर नीचे जो जुड़ा हुआ है, ये जिस एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है फ्लूकोनाजोल है, तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन ग्रुप जुड़ते हैं। वैसे भी फ्लोरीन जो है वो एक्टिविटी और इनहांस करता है, क्लोरीन से भी ज़्यादा। ठीक है, एक्टिविटी और बढ़ा देता है। अब यहाँ पर जो ऊपर है 2 ग्रुप जुड़े होंगे, एक तो हमारे पास होगा OH और दूसरा सेम यही CH2 के बाद ट्राइazole। तो इसलिए थोड़ी सी एक्टिविटीज़ की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लूकोनाजोल। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलाइल अमाइंस। अलाइल अमाइंस में हमारे पास आता है नेफ्टिफीन, जो हमारे सिलेबस में है। कार्बिनाफिन भी आता है, पर हम नेफ्टिफीन ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में एक ही है, नेफ्टिफीन हाइड्रोक्लोराइड। और दूसरा है हमारे पास टोलनाफ्टेट, जो कि हमारे पास थायोकार्बामेट है। आ जाएगा ना, जो हमारे पास है टोलनाफ्टेट। अब अलाइल अमाइन का मतलब क्या है, यानी अमाइन होगा और अलाइल चेन होगी। ठीक है, अलाइल। ठीक है, अब नेफ्टिफिन हाइड्रोक्लोराइड में क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन होता है दोनों में,
जो टर्शरी होता है, जो तीनों जगह से जुड़ा होगा, दिस 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 दिस। अब यहाँ पर ये कहता है ग्रुप जुड़ने वाला है, ठीक है। अब थायो में समझ आ रहा है सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर आएगा, यहाँ पे जो है वो सिंपल रहेगा। तो सबसे पहला जो नाइट्रोजन है वो CH2 के साथ जुड़ा होगा, नेप्थोल के साथ, ये भी जुड़ेगा, लेकिन ये CH2 के साथ नहीं जुड़ेगा। ये हमारा 3 कार्बन की सॉरी, ये हमारा जुड़ेगा विद, पहले आएगा O, पहले आएगा कार्बन, यही कार्बन आएगा, कार्बन जुड़ा होगा सल्फर के साथ क्योंकि थायोकार्बोमेट है। देन O के बाद आगे हमारा ये नेप्थोल, ठीक है। इस तरफ, इसमें ये डिफरेंट है ना, तो उसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है O, और यहाँ पे जो कार्बन है डेट इज सल्फर क्योंकि थायोकार्बोमेट है, और यहाँ पे सिंपल CH2 है, ठीक है। अब यहाँ पर दो आगे, मतलब चेन थोड़ी सी लंबी हो गई, तो यहाँ पर सिंपल हम एक कार्बन के बाद सीधा ही बेंजीन रिंग लगा दूंगा, जिसके मेटा पोजीशन पे CH3 होगा। यहाँ पर 3 कार्बन की चेन बनाऊंगा, 1 2 3, और के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब CH2 CH2 CH2, और फिर ये वाला आगे जुड़ जाएगा, 1 2 3 कार्बन के बाद जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ। This is structure of naphthene, this is structure of thiocarbamate, thiocarbamate। बस यहाँ पे अच्छी लग है क्योंकि नेफ्टिफिन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। तो दोनों में नेप्थोल है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे CH3 दोनों में है, ठीक है, तीसरी ब्रांच। और यहाँ से CH2 के साथ नेप्थोल जुड़ा है, यहाँ पे CH2 है लेकिन ये वो सल्फर के साथ थायो, ठीक है, और O भी है, तो थायोकार्बोमेट ही हो गया। देन यहाँ पे सीधा ही जुड़ा है बेंजीन के साथ CH3, यहाँ पे 3 कार्बन के बाद बेंजीन के साथ जुड़ा है और HCl, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलाइलामाइंस और थायोकार्बोमेट्स। ये भी हमारे सिंथेटिक एंटीफंगल के अंदर आते हैं। अगर क्लासिफिकेशन पूछ लेगा तो पूरा लिख देना। पहले सबसे पहले एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स, जिसमें आएंगे हमारे पोलिन्स, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटिन, नेटामाइसिन, ठीक है। उसके बाद हमारे सेकंड क्लास आएगी, दैट इज ग्लिसोफुल्विन आता है, जिसमें इट इज कॉल्ड एज बेंजोफिरॉन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं अजोल्स, अजोल्स में उसकी एग्जांपल लिख देना, ये हमारे ट्रायाजोल्स हैं और ये हमारे इमिडाजोल डेरिवेटिव्स हैं। देन अलाइलामाइंस में नेफ्टिफिन हाइड्रोक्लोराइड, थायोकार्बोमेट में टोलनाफ्टेट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट एंटीफंगल एजेंट्स। थैंक यू सो मच। बट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारे पास कुछ और एंटीफंगल एजेंट्स भी हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड भी यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सा लिख देते हैं जैसे। और कौन कौन से हमारे पास एंटीफंगल हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास ट्राइमेथोप्रिन, जो हम एंटी न्यूप्लास्टिक भी यूज़ करते हैं, वो भी एज अ एंटीफंगल यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन आ जाता है जो एंटीफोलेट है, देन फ्लोरोसाइटोसिन, देन कुछ हमारे टॉपिकल हैं जैसे हमारा सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक के बाद आ जाता है हमारा रेसरजिनोल, बेंजोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड वगैरह वगैरह सब वो। और हमारे पास इसमें पेंटामिडिन भी आता है, तो पेंटामिडिन छोड़ दो, बेंजोइक एसिड, और रेसरजिनोल। तो क्लासिफिकेशन आ जाएगी, तो ये लिख देना, ये तीनों जो है टॉपिकल में आते हैं। तो ये एंटीफंगल के बारे में। ओके।
थैंक यू सो मच।